एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और शोला। दोनों के जैसे नाम वैसे ही काम थे। भोला बड़ा था, सब कुछ धीरे धीरे करता था और धीरे धीरे समझता। शोला छोटा भाई था, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही तड़कता भड़कता इंसान था। बड़े, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के फल भी आ रहे हैं। हाँ छोटे, मेरा मनपसंद कटहल खाएंगे हम। सोच के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, कटहल बेच के पैसे आएंगे, उनके बारे में सोच के मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार सारी गुठलियाँ फेंक मत देना, उनको भी बेचा जा सकता है, याद है ना? हाँ, याद है मुझे। भोला और शोला दोनों अपने खेत में उगाए गए फल, पौधे, सब्जियों को बेच के कुछ पैसे कमाया करते थे। पिछले सीजन में भोला ने कटहल बेचे कम और खाए ज्यादा, और गुटलियां भी नदी में बहा दी। शोला ने सोचा था कि वो गुटलियों को बाजार में बेचकर और थोड़े पैसे लाएगा। इस बार भोला को अच्छे से याद था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कटहल के बीज संभाल कर रखने हैं। बड़े, उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, 10 बज गए तो उठ जाऊं, ये कहाँ का नियम है? काम पे जाना है, खेत हमारा इंतजार कर रहा है। खेत थोड़ा और इंतजार कर लेगा, वो कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। बड़े, तू भी ना यार, एक नंबर का आलसी है। ये ले, माँ ने खाना भेजा है। आ गए भाई साहब, चल अब तू लग जा काम पर, मैं आराम करूंगा इस पेड़ के नीचे। शोला पास के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। भोला भी थोड़ी देर में काम करते हुए थक जाता है और अपने खेत के पेड़ से एक पका हुआ कटहल निकाल कर खा लेता है। उसे याद था कि गुटलियां बचा कर रखनी हैं, तो वो उन्हें अपने धोती में बांध कर रखता है। थोड़ी देर में शोला उठकर अपने भाई को खेत के कोने में बैठा कुछ खाते हुए देखता है। बड़े, अरे बोला था ना भैया जी, थोड़ा सा काम कर लो, फिर से तुम बैठ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ। देखो, मैं काम ही कर रहा हूँ। रात को दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शोला ने भोला से पूछा, ये क्या चमक रहा है धोती में से? क्या क्या चमक रहा है? तुमने कुछ रखा हुआ था क्या? दिखाना जरा। भोला जब अपने भाई को गुटली देता है तो उसके हाथ में कटहल के सोने की गुटलियां थीं। बड़े, ये तो सोना है, सोने के पत्थर। हाँ, ये तो सोना है, पर मैंने तो सोना नहीं रखा था यहाँ पर। अरे तूने चाहे ना रखा हो, पर अब तो ये हमारा है। अरे पर तुझे ये मिला कहाँ से बड़े? याद नहीं आ रहा है। आज दिन में तो मैं कोई सोने वाली जगह पे नहीं गया था। शोला और भोला दोनों सोना मिलने की खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि ये उनके खुद के खेत के कटहल के पेड़ की गुटलियां हैं। जब भी भोला चुपके से खेत में जाके कटहल खाता और गुटलियां रख लेता, तो वो रात को सोने की गुटलियां बन जाती। कई महीने ऐसे चलता रहा और दोनों भाइयों के पास लगभग 200-300 सोने की गुटलियां हो गई थीं। पर अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि ये सोने के पत्थर हैं। अब हमको खेती करना बंद कर देना चाहिए छोटे। अब हमारे पास इतना सारा सोना जो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम कटहल के बागान खरीद लेते हैं। क्या करेगा इतने सारे कटहल का? मैं तो कहता हूँ एक घर बना लेते हैं और एक होटल भी खोल लेते हैं और एक कपड़ों की दुकान भी। हाँ ठीक है, और एक कटहल का खेत भी। ओफो बड़े, तुम इतने गधे क्यों हो? अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़ी चीजों के बारे में सोचा करो ना। कटहल के खेत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? दोनों भाइयों ने मिलकर एक आलीशान घर बनवाया। अपने खेत की जमीन को साफ करा के वहाँ एक कपड़े की दुकान और होटल भी बनवाना शुरू कर दिया। खेत में जितने भी फल और सब्जियां थी, सब एक आखिरी बार घर लेकर आए दोनों। हाय मेरे प्यारे कटहल, अब अगले सीजन में तुमसे मिलूंगा। बड़े, तुम भी ना कटहल के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या है इस मामूली से फल में?
जो इतना पागल हो इसके पीछे? शोला अपने बड़े भाई को सुनाते हुए घर के कुछ काम कर रहा था और भोला बैठकर कटहल को खाने के लिए काटने की कोशिश कर रहा था। अचानक भोला चिल्ला उठा, सोना! क्या सोना है कटहल के अंदर? क्या बक रहे हो? ये कैसे हो सकता है? शोला भागते हुए अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसके हाथ में रखे हुए कटहल को छीन कर देखता है। कटहल के अंदर सोने की गुठलियां भरी हुई थीं। बड़े, मतलब इतने दिनों से हमें सोने के पत्थर नहीं बल्कि सोने के कटहल की गुठलियां मिल रही थी। हे भगवान, हम जो गुठलियां बचाकर लेकर आते थे दरअसल वो सोने की गुठलियां थी। दोनों भाई भागकर अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि सोने के कटहल वाला पेड़ और बाकी सारे पेड़ अब कट चुके हैं। उनके हाथ में ये आखिरी सोने का कटहल था। हे भगवान, हमने और पैसों की लालच में अपने सोने की खदान को ही काट डाला। दोनों भाई अपनी मूर्खता को कोसते हुए उदास होकर अपनी जिंदगी का आखिरी सोने का कटहल लेकर घर के अंदर जाते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है। एक राज्य में जंबो और बली नाम के दो राजकुमार भाई रहते थे। दोनों ही पहलवानों की तरह हट्टे कट्टे थे। पूरे राज्य में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई उन दोनों भाइयों से मुकाबला कर सके। अपनी ताकत पर उन दोनों भाइयों को बहुत गर्व और घमंड था। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, किसी की हड्डी पसली एक करने का मौका नहीं मिला। नगर में जाइए और किसी चोर उचक्के को पकड़ लाइए। मंत्री बाजार में गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक फलों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को फल देने में व्यस्त है और पीछे से एक चोर सेब चुरा रहा है। मंत्री ने तुरंत जाकर उस चोर को पकड़ लिया और दोनों भाइयों के सामने पेश किया। मंत्री जी, ये किसे पकड़ लाए? इसे पीटने में तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। माफ कर दीजिए मालिक, बीवी और बच्चे भूखे हैं, उन्हीं के लिए चोरी कर रहा था। आगे से चोरी कभी नहीं करूंगा। माफी? हमारे राज्य में अपराध के लिए माफी नहीं, सिर्फ दंड मिलता है। दोनों भाइयों ने मिलकर चोर की खूब धुनाई की। इसी तरह दोनों भाइयों का जब भी लड़ने का मूड होता तो वे राज्य के किसी भी पहलवान को उसके घर से उठवा लेते। अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तुम्हें लड़ाई करनी हो या ना करनी हो, दोनों राजकुमारों का आदेश है कि वो तुमसे लड़ना चाहते हैं। दोनों भाइयों की ताकत का राज उनके बगीचे में लगा एक पपीते का पेड़ था जिस पर काले पपीते आते थे। भाई, क्या हमारे बगीचे में लगे काले पपीते को खाकर कोई भी हमारी तरह ताकतवर बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है, पर हम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को इस पेड़ का पपीता खाने दें। हाँ। एक दिन बली और जंबो कसरत करने के बाद बगीचे में आए। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से अपने और मेरे लिए एक एक पपीता तोड़ लो। जब दोनों भाई पपीता खा रहे थे तभी वहाँ एक पतला दुबला फकीर आ गया। राजकुमार, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप एक पपीता मुझे खाने को दे देंगे? निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये हमारे खाने का समय है और खाते समय हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। कुछ खाने को नहीं है तो राजकुमार, एक गिलास पानी ही मिल जाता। लगता है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, पिटाई खाकर ही मानोगे। दोनों भाइयों ने फकीर को लात मारकर भगा दिया। हे घमंडी राजकुमारों, जिस पपीते को खाकर तुम इतने ताकतवर बने हो वही तुम्हें शक्तिहीन करेगा।
अगले दिन जब राजकुमारों ने पपीता खाया तो अचानक भारहीन हो गए। भाई, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, बहुत अजीब लग रहा है, जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। बली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों भाइयों ने जब चलना चाहा तो वो हवा में उड़ने लगे। अरे अरे, क्या हो रहा है? लगता है हम दोनों भारहीन हो गए हैं। हमारा वजन शून्य हो गया है। ये जरूर उस फकीर के श्राप से हुआ है जो कल हमारे पास आया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई, अब हमें क्या करना होगा? हमें उस फकीर को ढूंढना होगा। वही हमें पहले जैसा बना सकता है। दोनों भाई घोड़ों पर लदकर घोड़ों के सहारे फकीर को ढूंढते हुए मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत सारे फकीर मौजूद थे, लेकिन वो फकीर कहीं नहीं था जिसने दोनों भाइयों को श्राप दिया था। सुनो, क्या तुमने उस फकीर को देखा है जिसके माथे पर लंबा सा निशान है? लगता है आप नागसेन को ढूंढ रहे हैं। नागसेन कल ही राज्य छोड़कर जा चुका है। वो आपको पड़ोसी राज्य में मिलेगा। बली और जंबो नागसेन को ढूंढने निकल पड़े। वो पहली बार अपने राज्य के बाहर जा रहे थे। रास्ते में जब भी कोई हवा का तेज झोंका आता तो उन्हें उड़ाकर ले जाता। इसीलिए दोनों भाइयों ने खुद को अपने अपने घोड़ों से बांध लिया। भाई, बहुत भूख लग रही है। इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा। लगता है जैसे भूख से मर जाऊंगा। दोनों भाइयों को एक आम का बाग दिखाई दिया। बाग के चारों तरफ कटीले तार लगे थे और लिखा था, बाग से आम तोड़ना मना है। लेकिन दोनों भाई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और बाग में घुसकर आम खाने लगे। तभी बाग का रखवाला वहां आ गया। तुम दोनों की आम तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें आम तोड़ने का दंड मिलेगा। हमसे मुकाबला करोगे? तुम तो हमारा एक मुक्का भी सहन नहीं कर पाओगे। बली ने रखवाले को घूंसा मारा, पर रखवाले को कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा हाथ तो कबूतर की पंखुड़ी की तरह है, इसमें तो जान ही नहीं है। तब दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे भारहीन हो चुके हैं, इसीलिए उनका शरीर दूसरों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हमें माफ कर दो। हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए हमने आम तोड़ लिए। माफी? नहीं, यहाँ माफी नहीं मिलती, यहाँ दंड मिलता है। रखवाले ने जब दोनों भाइयों की डंडे से खूब धुनाई की, आज उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। कुछ आगे जाने पर दोनों भाइयों का प्यास से गला सूखने लगा। वे एक कुएं पर गए और पानी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके भारहीन हाथ रस्सी से पानी की बाल्टी ऊपर खींच ही नहीं पा रहे थे। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें पानी पिला दो। इस तरह कई दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद दोनों भाई नागसेन फकीर तक पहुंच पाए और फकीर के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए। हमने आप और अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म किए। हम दोनों कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेंगे। कृपया हमें पहला जैसा बना दीजिए। लगता है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई कमजोर हो या ताकतवर, धरती पर जीने का अधिकार सभी को है। जो लोग ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं, फिर उन्हें अपनी करने का फल भुगतना पड़ता है। फकीर ने दोनों भाइयों को उनका वजन लौटा दिया। दोनों भाई जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने सबसे पहले काले पपीते देने वाला पेड़ काटकर फेंक दिया और फिर वे विनम्रता के साथ राज्य करने लगे।